हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की इतिहास की बुक से चैप्टर नंबर 2 लेखन कला और शहरी जीवन। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। यानी पहले लोग गुफाओं में रहते थे, जंगलों में रहते थे, लेकिन सबसे पहले शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ हुई थी? मेसोपोटामिया में हुई थी। यहाँ पर स्टार बना हुआ है, यानी इसके बारे में हम लोग नीचे पढ़ेंगे। फरात और दजला नदियों के बीच स्थित ये प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। तो मेसोपोटामिया कहाँ है? फरात और दजला नदी के बीच में है, और ये जो प्रदेश है, ये जो क्षेत्र है, ये इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। अगर क्वेश्चन में आए कि मेसोपोटामिया क्यों प्रसिद्ध है, तो मेसोपोटामिया इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पर शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी, और साथ ही साथ वहाँ की सभ्यता बहुत संपन्न है, डेवलप है। वहाँ की शहरी जीवन डेवलप है, विशाल और समृद्ध साहित्य है, लिटरेचर है, गणित है और खगोल विद्या के लिए मेसोपोटामिया फेमस है। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला। अब मेसोपोटामिया की जो लेखन कला थी वो बहुत उत्तम थी, बहुत एडवांस थी, और वहाँ की साहित्य भी एडवांस थी। और वहाँ के लेखन कला और साहित्य यानी कि लिटरेचर पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों, उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए कि ईसा मसीह का जन्म हुआ, इसके बाद अभी चल रहा है 2022, और इससे पहले 2000 ये ईसा का जन्म हुआ था, ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से 2000 साल पहले के बाद ही इन क्षेत्रों में, यानी भूमध्य सागरीय प्रदेशों, पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों, उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में मेसोपोटामिया की लेखन कला और मेसोपोटामिया की साहित्य इन प्रदेशों में, इन क्षेत्रों में फैला, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि मिस्र के फराव के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। अब मेसोपोटामिया की लेखन कला एडवांस थी, वहाँ की साहित्य एडवांस थी। तो जब इन प्रदेशों में उसकी कला, उसका साहित्य फैला, तो जितना भी क्षेत्र में फैला था, उसमें जितने भी राज्य थे, उन राज्यों में मिस्र के फराव के साथ साथ मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन के बीच के संबंधों की खोज करने का प्रयत्न करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेसोपोटामिया के शहरी जीवन के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ वहाँ के जीवन लेखन से किस तरह से जुड़ी हुई है, उनके बीच में आपस में कैसा संबंध है, इसे खोजने का प्रयत्न करेंगे। और फिर ये जानना चाहेंगे कि लेखन की सतत परंपरा से क्या क्या प्रतिफल प्राप्त हुए, और स्टडी करने के बाद हम ये जानेंगे कि लेखन की सतत परंपरा यानी लिखने की जो लगातार परंपरा थी, उससे क्या क्या रिजल्ट मिला। अभिलिखित इतिहास के आरंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। अभिलिखित इतिहास मीन्स जब लिखने की कला विकसित हो चुकी थी, तो लिखने की कला में हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। जिस वक्त लिखना स्टार्ट हुआ था, उस वक्त कैसा माहौल था, कैसा जीवन था, इन सारी चीज़ों की एक रिकॉर्ड होती थी, राइट, जिससे आज भी हम लोग एक सोर्स के रूप में हम लोग उसे यूज़ करते हैं। तो जब लिखना स्टार्ट हुआ था, तो उसके आरंभिक काल में यानी शुरू में इस प्रदेश को, यानी कि ये जो पूरा क्षेत्र था, उसको मुख्यतः इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को, यानी दक्षिणी भाग में शहर बसा हुआ था, उसे सुमेर और अक्कद कहा जाता था, राइट। 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा।
यहाँ लिखा है जब 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक इम्पॉर्टेंट सिटी बन गया, एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। पहले क्या कहा जाता था दक्षिणी भाग को? इसे कहा जाता था सुमेर और अक्कद। लेकिन जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया तब इसी दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। लगभग 1100 ईसा पूर्व से जब असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया। अब ये जो प्रदेश है इसके उत्तर में 1100 ईसा पूर्व में जब असीरियाइयों ने उत्तर में अपना कब्जा कर लिया, अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। क्यों कहा जाने लगा असीरिया? क्योंकि असीरियाइयों ने उस पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन यानी सुमेरी थी। अब ये जो प्रदेश है इसके उत्तर में किसका अधिकार हो गया? असीरियाइयों का अधिकार हो गया, राइट। और यहाँ पर जो ये भाषा ज्ञात भाषा है, यानी जिस भाषा के बारे में जानकारी है कि वहाँ पर कौन सी भाषा शुरू में बोली जाती थी, तो वो थी सुमेरियन यानी सुमेरी भाषा। धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अक्कदी भाषी लोग यहाँ आ गए, यानी अक्कदी भाषा बोलने वाले लोग जब यहाँ आ गए, तब अक्कदी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। अक्कदी भाषा सिकंदर के समय 336 से 323 ईसा पूर्व तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही। अब ये जो अक्कदी भाषा थी वो उस क्षेत्र में जब सिकंदर का राज था लगभग 336 से 323 ईसा पूर्व में, तो वहाँ पर कुछ क्षेत्रीय परिवर्तन के साथ अक्कदी भाषा फलती फूलती रही। 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का भी प्रवेश शुरू हुआ। यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी। कौन सी भाषा? अरामाइक भाषा। ये किससे मिलती जुलती थी? हिब्रू से मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व के बाद ये पूरे क्षेत्र में बोली जाने लगी, व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी। ये आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। अब चलिए मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ लेते हैं। मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत 1840 के दशक में हुई। पुरातत्वीय खोज किसे कहते हैं? पुराने ज़माने की चीज़ों जैसे सिक्के, इमारत, दस्तावेज और भी बहुत सारी चीज़ों को पुरातत्व कहा जाता है और इसके खोज की शुरुआत हुई थी मेसोपोटामिया में 1840 के दशक में। वहाँ एक या दो स्थलों पर जैसे कि उरूक और मारी में, जिन पर आगे चर्चा करेंगे, उत्खनन कार्य कई दशकों तक चलता रहा, कई सालों तक चलती रही। मेसोपोटामिया के किस स्थानों पर? उरूक और मारी में। यहाँ एक बात लिखी है कि भारत में किसी भी स्थल पर, किसी भी जगह पर इतने लंबे अरसे तक खुदाई की कोई परियोजना नहीं चली। इन खुदाइयों के फलस्वरूप आज हम इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों की संख्या में इमारतों, मूर्तियों, आभूषणों, कब्रों, औजारों और मुद्राओं का ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेजों का भी अध्ययन कर सकते हैं। जब मेसोपोटामिया के उरूक और मारी में खुदाई हुई तो उससे बहुत सारे सोर्स हमें मिले, जिससे कि उस वक्त के बारे में हम अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और उन सारे स्रोतों में, उन सारे सोर्सेज में क्या क्या मिली थी? कई सौ इमारतें मिली, सैकड़ों लिखा हुआ है, राइट। तो कई सौ इमारतें मिली, मूर्तियाँ मिली, आभूषण मिले थे यानी कि जेवर मिले थे, कब्र, औजार और मुद्राओं का, मुद्रा किसे कहते हैं? जिसे हम रुपया जानते हैं, राइट। तो उनका ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेज का भी अध्ययन कर सकते हैं। उस वक्त लिखे हुए दस्तावेज भी मिले जिनका हम स्टडी करके ये पता कर सकते हैं कि मेसोपोटामिया में उस वक्त का इतिहास कैसा था, राइट। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है। अब यूरोप के लोग क्रिश्चियन हैं, वहाँ के लोगों के लिए मेसोपोटामिया बहुत इम्पॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग
जो है ओल्ड टेस्टामेंट में मेसोपोटामिया के बारे में कई संदर्भों में उल्लेख किया गया है। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में शिमार का उल्लेख है। तो यहाँ क्या लिखा है कि यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया एक इम्पॉर्टेंट जगह था, क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका यानी मेसोपोटामिया का उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है। एग्जाम्पल के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में शिमार का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य यानी जिसका मतलब होता है सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि से है। राइट। यूरोप के यात्री और विद्वज्जन मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे। अब यूरोप के यात्री और वहाँ के विद्वान मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे, और जब इस क्षेत्र में पुरातत्वीय खोज की शुरुआत हुई और जब स्टार्ट हुआ मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोज की शुरुआत जब हुई, तब ओल्ड टेस्टामेंट के अक्षरशः सत्य को सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। यहाँ कहा गया है कि चूंकि यूरोप के यात्री और विद्वान मेसोपोटामिया को अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे, और जब उस जगह में खोज की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट के अक्षरशः सत्य को यानी जो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखी हुई है उस बात को सच साबित करने का कोशिश किया गया। 19वीं सदी के मध्य से मेसोपोटामिया के अतीत को खोजे जाने के उत्साह में कभी कोई कमी नहीं आई। अब मेसोपोटामिया इतना विकसित था कि मेसोपोटामिया में इंटरेस्ट सभी की थी कि मेसोपोटामिया में चूँकि वहाँ शहरी जीवन सबसे पहले विकसित हुई थी, तो आखिर किस तरह से वहाँ पर शहरी जीवन विकसित हुई, लेखन कला में वो आगे थे, साहित्य में आगे थे, तो उन सभी बातों में इंटरेस्ट सभी की बहुत थी। तो 19वीं सदी के मध्य से मेसोपोटामिया के अतीत को यानी कि उसके पास्ट को खोजे जाने के उत्साह में कभी कोई कमी नहीं आई। लोग इंटरेस्ट के साथ उसके खोज में लगे रहे। सन 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोज अभियान का खर्च उठाया। राइट, जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका यानी कि टैबलेट की खोज की जानी थी जिस पर बाइबल में उल्लिखित जलप्लावन फ्लड की कहानी का अंकन था। अब सबसे पहले तो उन्होंने खर्च उठाया। किसने उठाया? सन 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोज अभियान का खर्च उठाया, जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी टेबलेट की खोज की जानी थी जिस पर बाइबल में एक बात लिखी गई थी जलप्लावन की। राइट, यानी बाढ़ आने की, कि पूरी दुनिया में बाढ़ आ गई थी। राइट, उसकी कहानी का अंकन था। ऐसे टेबलेट की खोज की जानी थी। 1960 के दशक तक ये समझा जाता था कि ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियाँ अक्षरशः सही नहीं है। 1960 के दशक तक ये समझा जाता था कि ओल्ड टेस्टामेंट में जितनी भी सारी बातें लिखी गई हैं वो सही नहीं है, लेकिन ये इतिहास में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अतीत को अपने ढंग से अभिव्यक्त करती है, ये माना जाता था। धीरे धीरे पुरातत्विक तकनीकें अधिक उन्नत और परिष्कृत होती गई, और धीरे धीरे जो खोजें हुई थी वो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फिर किया जाने लगा। इसके अलावा भिन्न भिन्न यानी अलग अलग पहलुओं पर ध्यान दिया जाने लगा। यहाँ तक कि आम लोगों के जीवन की भी परिकल्पना की जाने लगी कि उस वक्त के लोग कैसे थे। बाइबल की कहानियों की अक्षरशः सच्चाई को प्रमाणित करने का कार्य गौण हो गया। गौण हो गया मतलब जिसकी वैल्यू कम हो गई, जिसका महत्व कम हो गया। राइट, आगे के अनुभागों में हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे उनमें से अधिकांश इन परवर्ती अध्ययनों पर आधारित है। परवर्ती अध्ययन मतलब पहले जो स्टडी की गई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। राइट, बाइबल में जलप्लावन के बारे में क्या लिखा है, चलिए पढ़ते हैं। बाइबल के अनुसार ये जलप्लावन यानी कि बाढ़ का आना, सारी चीज़ों का पानी में डूबना,
पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था। किंतु परमेश्वर ने जल पलावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोआ नाम के एक मनुष्य को चुना। नोआ ने एक बहुत विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रख लिया। और जब जल पलावन हुआ, यानी जब बाढ़ आई, सारी चीजें पानी में डूब गईं, तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, पर नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। ऐसी ही एक कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी मिलती है। इस कहानी के मुख्य पात्र को ज़ेउसुद्र या उत्नपिस्टिम कहा जाता था। राइट। यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है, इसे भी पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है, जल पलावन के बारे में अनेक समाजों में अपनी अपनी पुराण कथाएं प्रचलित हैं। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो इतिहास में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों की यादों को अमिट रखते हुए, यानी जो कभी ना मिटे, अभिव्यक्त करते हैं। इनके बारे में कुछ और जानकारी का पता लगाएं और ये बताएं कि जल पलावन से पहले और उसके बाद का जनजीवन कैसा रहा होगा। बाइबल में जो नोआ के बारे में बताया गया है, इस्लाम धर्म में भी हज़रत नूह के बारे में बताया गया है कि उन्होंने जो नाव थी उन्होंने बनाया था और उसमें उन्होंने सभी जानवरों के जोड़े रखे थे और बाकी सब पानी में डूब जाता है, लेकिन वो नाव सुरक्षित जानवरों के साथ बच जाती है। राइट। चलिए अब पढ़ लेते हैं कि मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस यानी कि मध्य, बीच, और पोटेमोस यानी कि नदी से मिलकर बना है। इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। और मेसोपोटामिया कहाँ पर है? दजला और फरात नदी के बीच में। और चूंकि ये नदियों के बीच का स्थान है, इसलिए ये उपजाऊ धरती को इंगित करता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको एक तस्वीर मिल जाएगी, पिक्चर, जिसमें आप देख सकते हैं बेबीलोन, उरुक, ऊर कहाँ पर है, मारी, फरात और दजला नदी कहाँ पर है। राइट। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।